जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे लश्कर जैश के आतंकियों को लेकर भारत ने लिया बहुत बड़ा एक्शन। उधर बासमती की जंग में भारत से हारा पाकिस्तान, तालिबान से दुश्मनी भी पड़ रही भारी। कैसे $2 अरब का लगा पाकिस्तान को बड़ा झटका। उधर पीओके में बवाल के बीच दोस्तों भारत के कश्मीर से प्रदर्शनकारियों ने मांगी मदद, तो क्या रहा रिएक्शन। वहीं ग्वादर में 30 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। वहीं चीन और बांग्लादेश की तीस्ता डील पर एक्शन में आया अपना भारत। ड्रैगन के चिकन नेक वाले प्लान पर दिल्ली हुआ अलर्ट, बताएंगे क्या कहा इस मुद्दे पर भारत ने। वहीं खामनेई के मातम में क्यों लहरा रहे हैं लाल झंडे और क्यों चिल्ला रहे हैं ट्रंप का नाम लेकर। दोस्तों सबसे बड़ी चौंकाने वाली जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत के दुश्मन आतंकवादियों का खात्मा बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां भारत का सबसे बड़ा एक्शन, लश्कर जैश के 23 आतंकियों को घोषित किया टेररिस्ट, बिल उठेगा पाकिस्तान। दोस्तों केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए की धारा 35 के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके में रह रहे 23 लोगों को व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय एमएचए द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये सभी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों, भर्ती, घुसपैठ, टेरर फंडिंग, हथियारों की तस्करी और आतंकी नेटवर्क को लॉजिस्टिक सहायता देने में शामिल रहे हैं। दोस्तों इन नए नामों के जुड़ने के बाद यूएपीए की चौथी अनुसूची के तहत घोषित व्यक्तिगत आतंकवादियों की संख्या बढ़कर अब 80 हो गई है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी कई अधिसूचनाओं में बताया है कि घोषित किए गए 23 लोग प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, दी रेजिस्टेंस फ्रंट और जमात उद दावा से जुड़े हैं। मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 10 लोग जैशे मोहम्मद और 13 आतंकवादी लश्कर तैयबा से संबंध है, जबकि कुछ के टीआरएफ और जेयूडी से भी संबंध है। दोस्तों अधिसूचना के मुताबिक घोषित किए गए 23 लोगों में 11 मूल रूप से जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जबकि शेष पाकिस्तानी नागरिक हैं। इनमें से 7 जम्मू कश्मीर निवासी वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके में रह रहे हैं, जबकि 4 पाकिस्तान में रह रहे हैं। भारत के इस एक्शन के बाद दोस्तों शहबाज और मुनीर की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि उनके पाले हुए आतंकवादियों पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया। अब आप देखिएगा इन आतंकवादी ग्रुप्स का बौखलाना भारत के खिलाफ तय माना जा रहा है, लेकिन भारत अब हर तरीके से इनको माकूल जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें अगली खबर, उधर बासमती की जंग में आखिरकार भारत से हार ही गया पाकिस्तान, जीत ही गया अपना भारत। तालिबान से दुश्मनी भी पड़ रही उसको भारी, $2 अरब का लगा चपत। जी हाँ, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की वाणिज्य समिति की बैठक में वाणिज्य सचिव जवाद पॉल ने कहा है कि भारत के सस्ते और आक्रामक चावल निर्यात यानी राइस एक्सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान का चावल उद्योग पूरी तरह तबाह होने की कगार पर पहुंच चुका है। इसके अलावा क्षेत्रीय विवादों के कारण पाकिस्तान को कुल $3.1 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। शुक्रवार को नेशनल असेंबली की कॉमर्स पर बनी स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया है कि अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने की वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में $1.1 अरब का नुकसान हुआ है, जबकि मिडल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण विदेशी शिपमेंट में भी अनुमानित $2 अरब की कमी आई है। जावेद हनीफ खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कमेटी ने पाकिस्तान के विदेशी व्यापार पर क्षेत्रीय संघर्षों के असर की समीक्षा की है। पाकिस्तान के वाणिज्य सचिव जवाद पॉल ने सांसदों को बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में ट्रांजिट, ट्रेड और एक्सपोर्ट में $1.2 अरब की गिरावट आई है। उन्होंने कहा है कि फूड सेक्टर के एक्सपोर्ट में 25% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते भारतीय चावल से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण चावल के शिपमेंट में भारी कमी आई है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्य सचिव ने कहा कि पाकिस्तानी चावल क्वालिटी में बेहतर है, लेकिन भारतीय चावल कम कीमत पर बिकने के कारण वो बाजार में अपनी हिस्सेदारी खो रहा है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कमेटी को बताया कि भारतीय चावल लगभग $1100 प्रति टन बिक रहा है, जबकि पाकिस्तानी चावल की कीमत लगभग $1300 प्रति टन है, जिससे पाकिस्तान का निर्यात बुरी तरीके से गिर चुका है। पाकिस्तान के चावल बिक्री गिरने की अगर 3 बड़ी वजह की बात करें तो पहला है भारतीय चावल का सस्ता मिलना, दूसरा अफगानी बॉर्डर का बंद होना और तीसरा ईरान युद्ध का तगड़ा असर। दोस्तों अपनी हार के बाद पाकिस्तानी अधिकारी ने फर्जी आरोप भारत पर मढ़ दिए। पाकिस्तानी अधिकारी ने भारत पर फर्जी आरोप लगाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली है कि भारतीय व्यापारी पाकिस्तानी चावल को विदेशों में बेचने से पहले रीब्रांड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इन दावों की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। यानी पाकिस्तानी अधिकारी देश की आदत के
मुताबिक ही भारत को अपनी नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। यानी अपनी हार को देखकर दोस्तों बौखला चुका है पाकिस्तान और झूठे झूठे आरोप लगा रहा है भारत पर कि हमारे चावल को भारत खरीद करके उनको रीब्रांडिंग कर रहा है और अपना नाम दे रहा है। यानी पाकिस्तानी चावल को भारत अपना नाम दे करके बेच रहा है, जिससे कि भारत का नाम हो रहा है और पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। ऐसे झूठे आरोप दोस्तों वो भारत पर मरता दिखाई दे रहा है। इसका क्या आप तगड़ा जवाब देना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां वहीं पीओके बना युद्ध का मैदान, भारतीय कश्मीर से प्रदर्शनकारियों ने मांगी मदद, 5 जून को चक्का जाम का ऐलान। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओजेके में हालात युद्ध जैसे हो चुके हैं। पाकिस्तान की सेना की क्रूरता और बेरहमी से तंग आकर वहां के लोगों ने बगावत का ऐलान कर दिया है। इसके बाद एक नागरिक समूह जाक को पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इसके बाद इस संगठन के नेता सरदार अमन खान ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए भारतीय कश्मीर के लोगों से मदद मांगी है। सरदार अमन खान ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालत नाजुक है। सरदार अमन खान ने वीडियो जारी करके कहा कि इसमें हमने जुल्म सहे हैं, हमारा खाना पीना रोक दिया गया है। वीडियो में उन्होंने श्रीनगर, लद्दाख, जम्मू और दूसरी जगहों के लोगों से समर्थन की अपील की है। खास करके भारत से अपील की है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जाक के प्रमुख नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के रावलाकोट में 5 जून को एक बड़ी रैली का आह्वान किया है। जी हाँ दोस्तों, सरदार अमन खान ने पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया है कि वे इलाके में नागरिक अधिकारों के आंदोलन को दबाने के लिए आटा, अनाज और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई को रोक दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीओके में खाने पीने की सप्लाई रोक दी गई है और पाकिस्तानी हुकूमत लोगों के साथ अमानवीय अत्याचार कर रही है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से नहीं बल्कि भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कारगिल, श्रीनगर और जम्मू के लोगों के से मदद मांगी है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि अब पीओके की जनता हर तरीके से भारत से मदद मांग रही है कि भैया हमारी मदद करो, हम बुरे तरीके से फंस चुके हैं पाकिस्तान के साथ। न आज तक हमें कोई फायदा मिला, न हमारा विकास हुआ, हमारे क्षेत्र को जैसा का तैसा छोड़ दिया गया। पाकिस्तान अपने क्षेत्र का तो विकास कर रहा है, वो भी जैसे तैसे, लेकिन हमको पूरे तरीके से अनवांछित पौधा यानी खरपतवार समझ चुका है। हम पूरे तरीके से अब परेशान हो चुके हैं। ना हॉस्पिटल है, ना इलाज है, ना दैनिक जीवन का सामान तरीके से उपलब्ध हो पा रहा है। अब हम चाहते हैं कि भारत हमारी मदद करे। दोस्तों वाकई में हमारे हिसाब से यही सबसे बेहतर समय है पीओके की जनता का समर्थन देने का, खुलेआम समर्थन देने का और पीओके को जनता के तरीके से ही वापस लेने का, जिससे ना कोई झगड़ा, ना कोई वॉर, ना कोई अटैक। सीधा पीओके की जनता कहेगी कि भैया हमें भारत के साथ मिलना है और हमें भारत से जोड़ दो, हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ। मानते हैं कि अब इस मुद्दे को भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उठाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान को घेरना चाहिए। पीओके की जनता की आवाज भारत को बननी चाहिए। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, इस सेंसिटिव मुद्दे पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं। शायद आपकी आवाज से भारत की मोदी सरकार भी इस मामले पर अपना ध्यान दे और एक्शन ले। तो भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सामने लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो दबा दीजिएगा और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई कमेंट कर सके। दोस्तों उधर आपको बता दें चौंका देने वाली जानकारी सामने आ रही है। बलूचिस्तान के ग्वादर में 30 से अधिक सैनिकों को मार डालने की जानकारी। पाकिस्तान में बीएलए ने फिर मचाया कोहराम, शहबाज मुनीर के पैरों तले खिसकी जमीन। बता दें पाकिस्तान में बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने कोहराम मचा दिया है। बलूचिस्तान के ग्वादर में बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बिछाकर गदर काट दी है। जी हाँ, बलूचिस्तान के ग्वादर में फिदाइन हमला कर बीएलए ने पाकिस्तान के 30 से अधिक सैनिकों को मार डाला। ग्वादर के जिवानी इलाके के पनवान में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर हुए फिदाइन हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। गौरतलब है कि बलूच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान ने बैन कर रखा है। समय समय पर बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को घाव देता रहता है। बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि इस हमले में 30 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान का अलगाववादी समूह है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इसे एक आतंकी संगठन मानती है, इसे बैन कर रखा है। जबकि बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि वो बलूचिस्तान को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहा है। उसका कहना है कि बलूचिस्तान का हक मारा जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत बलूचिस्तान के साथ सौतेला व्यवहार करती है। पाकिस्तानी सरकार यहाँ के खजाने को लूटती है मगर उस लिहाज से इस इलाके का विकास नहीं करती। दोस्तों यानी फिर एक बार बीएलए ने शहबाज और मुनीर की हालत खराब कर दी। इस पर आपका क्या कहना है? साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
चीन और बांग्लादेश की तीस्ता डील पर एक्शन में आया भारत। ड्रैगन के चिकन नेक वाले प्लान पर दिल्ली अलर्ट। दोस्तों, बांग्लादेश द्वारा तीस्ता नदी परियोजना और चीन बांग्लादेश म्यांमार आर्थिक गलियारे यानी CBMEC में चीन के साथ बढ़ते सहयोग को लेकर भारत ने सतर्क प्रतिक्रिया दी। भारत ने क्लियर कहा है कि वो अपने पड़ोस में होने वाले हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर करीबी से नजर रखे हुए हैं और आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम उठाएगा। भारत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय पर आई है जब बांग्लादेश और चीन के बीच रणनीतिक परियोजनाओं पर सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। पिछले महीने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर सहयोग को लेकर सहमति बनी थी। इसके साथ ही चीन बांग्लादेश म्यांमार आर्थिक गलियारा यानी CBMEC परियोजना को आगे बढ़ाने की योजना भी सामने रखी है। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने उनसे जब इन घटनाक्रमों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों में होने वाली सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है। उन्होंने कहा कि भारत अपने पड़ोस में होने वाले सभी ऐसे घटनाक्रमों पर करीबी निगरानी रखता है और आवश्यकता के अनुसार उचित कदम उठाता है। रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि बांग्लादेश में भारत द्वारा चलाए जा रहे विकास सहयोग कार्यक्रम दोनों देशों के बीच आपसी सहमति से तय रोड मैप के आधार पर संचालित होते हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा भी की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि तीस्ता परियोजना को लेकर भारत पहले ही बांग्लादेश के सामने अपना पक्ष रख चुका है। साथ ही स्पष्ट किया कि इस परियोजना से जुड़े सभी नए घटनाक्रमों को भारत अपनी समग्र नीति का हिस्सा बनाकर आगे की रणनीति तय करेगा। हालांकि उन्होंने इस संबंध में अधिक जानकारी साझा नहीं की। भारत लंबे समय से बांग्लादेश की उन कोशिशों पर नजर बनाए हुए है जिनके तहत वो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में चीन को शामिल कर रहा है। ये प्रक्रिया पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान शुरू हुई थी और अब तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP सरकार भी इसे आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, विशेषज्ञों की अगर बात करें तो उनके मुताबिक यदि CBMEC परियोजना पूरी होती है तो चीन को सीधे बंगाल की खाड़ी तक पहुंच मिल जाएगी। इसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत की एक और चिंता यह है कि यदि चीनी विशेषज्ञ तीस्ता परियोजना पर काम करते हैं तो उन्हें भारत के बेहद संवेदनशील चिकन नेक क्षेत्र के आसपास पहुंच मिल सकती है। यह वही संकरा भूभाग है जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वही नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां नेपाली चाय पर भारत की सख्ती के बाद अब चीन और पाकिस्तान पर बालेंद्र सरकार की नजर। क्या है नेपाल की अब नई रणनीति, आपको बता दें। भारत के अड़चन के बाद नेपाल सरकार अब चाय निर्यात के लिए नए बाजारों की तलाश करेगी। नेपाल के अधिकारियों ने सरकार को सलाह दी है कि देश की चाय की क्वालिटी सुधारने के साथ साथ नए विदेशी बाजारों की तरफ फोकस करना चाहिए। इसका मकसद भारत पर अपनी निर्भरता तेजी से कम करना है। भारत ने नेपाल से आने वाली चाय को लेकर जांच प्रक्रिया काफी सख्त कर दिया। इससे 1 मई के बाद से नेपाली चाय का भारत में आना करीब बंद हो गया था। हालांकि डिप्लोमेटिक कोशिशों के बाद भारतीय अधिकारी ढील देने पर सहमत हुए और 30 जून से नेपाली चाय का भारत में निर्यात फिर से शुरू हो गया है। लेकिन अब नेपाल सिर्फ भारत पर अपने चाय निर्यात को लेकर निर्भर नहीं रहना चाहता। नेपाल के अधिकारियों ने बालेंद्र शाह की सरकार को सलाह दी है कि यूरोप और जापान नेपाली चाय के लिए अच्छे बाजार साबित हो सकते हैं। नेपाल चाय उद्योग के लोगों का कहना है कि उनका फोकस हाई क्वालिटी चाय के प्रोडक्शन पर होगी। नेपाली अधिकारियों का मानना है कि भारत की तरफ से नेपाली चाय पर रोक लगाना एक सबक की तरह है, क्योंकि नेपाल अपना 86% चाय भारतीय बाजारों में ही बेचता है। काठमांडू पोस्ट ने कृषि, वन और पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि भारत की तरफ से चाय पर जब क्वालिटी टेस्ट के बहाने रोक लगाई गई तो उसके बाद काठमांडू में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। टास्क फोर्स ने सरकार को वैकल्पिक बाजार खोजने की सलाह दी है। हालांकि अभी यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है। दोस्तों, वही नेपाल कितनी भी रणनीति अपना ले भारत के खिलाफ, एट द एंड उसको भारत से ही तगड़ा फायदा होने वाला है। आपको बता दें, नेपाल से एक नई टॉप 5 देशों की लिस्ट सामने आई है जिसमें चीन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है अपना भारत, और अमेरिका भी रह गया पीछे। जी हां, भारत का पड़ोसी देश नेपाल के साथ सदियों से रोटी और बेटी का साथ रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक नेपाल और भारत के बीच सीमा खुली हुई है। ये दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे को दर्शाता है। नेपाल के हजारों लोग भारत में काम करते हैं, वही भारत के भी बड़ी संख्या में लोग नेपाल में काम करने जाते हैं। दोनों देशों के बीच दोस्ती में अब पर्यटन भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू जुड़ गया है। भारत से भर भर कर पर्यटक नेपाल पहुंच रहे हैं। बालेंद्र सरकार के गाड़ियों के परमिट और पासपोर्ट को लेकर सख्ती के बाद भी नेपाल में इस महीने सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक पहुंचे हैं। भारत के बाद अमेरिका और फिर चीन का नंबर है। नेपाल के टूरिज्म बोर्ड ने ताजा आंकड़े जारी करते हुए बताया कि देश में जमकर विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। जून महीने में अगर बात करें तो रिकॉर्ड 91,363 विदेशी पर्यटक नेपाल आए हैं। ये पिछले साल जून महीने के 76,423 की तुलना में 19.5% ज्यादा है। नेपाल में विदेशी पर्यटकों के आने का आलम यह है कि यह कोरोना के पहले के आंकड़ों को पार कर गया। इससे पहले जून 2019 में नेपाल में 74,883 विदेशी टूरिस्ट आए थे।
थे उससे तुलना करें तो इस साल जून महीने में 22% की ग्रोथ हुई है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने बताया कि भारत जो है वो नेपाल के लिए विदेशी टूरिस्ट का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। भारत से इस साल जून महीने में 41,809 टूरिस्ट नेपाल पहुंचे। ये नेपाल के कुल विदेशी टूरिस्ट का 45.76% है। इसके बाद अमेरिका का नंबर है जिसके 11,836 टूरिस्ट नेपाल पहुंचे हैं। वही तीसरे नंबर पर पड़ोसी चीन है जो दावा करता है कि वो नेपाल के साथ हमेशा खड़ा है। चीन के मात्र 9,995 टूरिस्ट ही नेपाल आए हैं। चीन टूरिस्ट को एक हथियार की तरह से इस्तेमाल करता है। चीन जिन देशों को दंडित करना चाहता है वहां चीनी पर्यटकों के जाने से रोक देता है या संख्या कम कर देता है। तो यह है दोस्तों नेपाल में टॉप 5 पर्यटक भेजने वाले देशों की लिस्ट, जहां भारत सबसे नंबर 1 टॉप पर बना हुआ है। पहले पर भारत, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर चीन, चौथे पर बांग्लादेश, 5वें पर ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं जहां खामेनेई के मातम में क्यों लहर रहे लाल झंडे, गूंज रहा ट्रंप का नाम। क्या ईरान चाह रहा है मिसाइलों वाला इंतकाम? बता दें, ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। वे पूर्व सर्वोच्च नेता की आखिरी विदाई पर फूट फूट कर रोते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनके हाथ में लाल रंग के झंडे दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर मौत के मातम को काले रंग से जाहिर किया जाता है, तो फिर ये लाल झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इसके पीछे भी एक थ्योरी है जो तेहरान की आगे की डिप्लोमेसी को तय करेगी। दोस्तों तेहरान यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो मोहम्मद इस्लामी ने अल जजीरा को बताया कि खामेनेई के अनुयायी लाल झंडे बना रहे हैं जो बदले की मांग का प्रतीक है। वे ईरानी सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो लोग उनके सुप्रीम लीडर को मारने में शामिल थे उन्हें मार दिया जाए। तेहरान में एक बार फिर से डेथ टू अमेरिका के नारे गूंज रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों ने किल ट्रंप वाले झंडे भी फहराए। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में गुस्सा और बदले की भावना साफ साफ दिखाई दे रही है। इस्लामी ने बताया कि खामेनेई सिर्फ एक राज्य प्रमुख नहीं थे, बल्कि वे ईरानी इतिहास में उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें युद्ध के दौरान दुश्मनों ने मार डाला। वे कभी पीछे नहीं बैठे बल्कि मोर्चे पर खुद लड़ाई लड़े। ईरानी सरकार इन अंतिम संस्कारों समारोह के जरिए दुनिया को 2 संदेश देना चाहती है। पहला तो ये कि अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरानी इतिहास में कितने बड़े थे, और दूसरा ये कि उनकी नीतियां उनके बाद भी जारी रहेंगी। दोस्तों सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात तो यहाँ पर यह है, शायद आपने गौर ना किया हो, वो ये कि अमेरिका इजराइल के हमलों से पहले ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही थी उनमें खामेनेई के खिलाफ लोग नारे लगा रहे थे। लोग बड़ी संख्या में इस सत्ता के खिलाफ उतर रहे थे सड़कों पर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अमेरिका को रहनुमा मानने वाली भीड़ आखिर कहां गायब हो गई? खामेनेई की मौत के पीछे ईरान, अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार मानता है। हाल के महीनों में दोनों देशों के हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ। लोगों का गुस्सा इसी का नतीजा है। डेथ टू अमेरिका ईरान में पुराना नारा है, लेकिन खामेनेई की मौत के बाद ये और तेज हो चुका है। कुछ लोग तो सीधे ट्रंप को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों ट्रंप की मौत की कामना कर रहे हैं और यही वजह है कि खामेनेई के मातम में लाल झंडे फहराए जा रहे हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आपकी क्या इस मुद्दे पर राय? वहीं इस पर ट्रंप ने भी तंज कसा और कहा कि हमने ईरान को खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छूट दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान को अंतिम संस्कार करने के लिए 1 हफ्ते का समय इसलिए दिया है क्योंकि वॉशिंगटन यानी अमेरिका एक अच्छा देश है। इस पर आपकी क्या राय है? दोस्तों रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप, एक्स या फेसबुक, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।